नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग आज कक्षा 12वीं के इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। और आपको इस चर्चा के पहले थोड़ी सी जानकारी और दे दें। हमारी टीम के द्वारा लाइव पाठशाला एप्लीकेशन के नाम पे, आप लाइव पाठशाला ऑफिशियल के नाम पे एक एप्लीकेशन बनाया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं। ये सारी कक्षाएं वहीं पर चलेंगी। का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है या विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा दिया। ठीक है, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं इतिहास के पाठ्यक्रम में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के द्वारा संशोधित नीति है। ठीक है, आइए इतिहास विषय पे चलते हैं। ये 4 पार्टों में विभाजित, 3 पार्ट। पहला आपको मिलेगा राजनीति इतिहास की पाठ में, पहला आपको मिलेगा प्राचीन का। यहाँ पे 3 किताबें चलेंगी 12th में। ठीक है, पहला प्राचीन मिलेगा और इसी के आगे ये देखिए, ये रहेगा मध्यकालीन। मध्यकालीन अर्थात मिडिवल, ये मध्यकालीन रहेगा। और तीसरा है मॉडर्न, आपको गांधी जी दिख रहे होंगे। और आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का, आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता हैं ये। और ये है आधुनिक भारत, ये आधुनिक इतिहास, आधुनिक। इन्हीं तीनों के परिदृश्य में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी किताबों में पाठ्यक्रम दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस किताब के संदर्भ में और क्लास के बारे में देते हैं। यहाँ पे इतिहास विषय के संदर्भ में जो पुस्तक है, एनसीईआरटी किताब के सभी सिद्धांत, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ कोशिश किया जाएगा कि पूरी तरह से समझाया जाए और सारे कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ बताए। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में फैक्टों की उपेक्षा की जाए, तथ्यों को नजरअंदाज किया जाए। हर उस फैक्ट को, हर उस तथ्य को यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाए। सीआरटी की जब आप किताब देखेंगे तो प्रत्येक लेसन के बाद प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। मतलब उस किताब के उस पाठ के अंत में जो प्रश्नावली होगी और उसके उदाहरण वाले जो प्रश्न होंगे, इन दोनों को भरपूर यहाँ पे समझाया जाएगा। होता क्या, आप देखे होंगे उदाहरण वाला, आप देखे होंगे किताब का अगर ये पन्ना है, ये पेज है, तो कहीं कहीं एक ऐसे बॉक्स बना रहता है और यहाँ पर भी किसी विषय की चर्चा होती है और इसी के नीचे यहाँ पे कोई एक प्रश्न रहता है। वही उदाहरण के प्रश्न है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, हल करेंगे। और ये जो प्रश्नावली है, ये देखेंगे कि हर लेसन के बाद प्रश्न रहते हैं, उसको यहाँ पे हल करें। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे टॉपिक पे, राज्य स्तरीय किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य स्तरीय, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और आप बच्चे हो सकता है कि न जाने किस किस प्रदेशों से हमारे साथ जुड़े, आदिवासी क्षेत्र। और कोशिश ये रहेगी कि एनसीईआरटी से संबंधित जहां भी कोर्स चलाया जाता होगा, जहां भी पाठ्यक्रम होगा, उसी को आधार में रखा जाएगा। लेकिन यूपी, एमपी और बिहार बोर्ड, इन 3 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल व्यवस्था ये रहेगी कि अगर उनके यहाँ एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम नहीं है तो उनके यहाँ जो भी पाठ्यक्रम है, और अगर एनसीईआरटी के माध्यम से वो पूरा पाठ्यक्रम को कवर कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कवर करते हैं तो जो अतिरिक्त उनके यहाँ रहेगा उसको भी यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की। पूरी तरह से निश्चिंत रहे। खासकर इन 3 स्टेट के बच्चों के लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम में लेसन नहीं होगा, पाठ नहीं होगा जो अतिरिक्त है और यहाँ न बताया। इसलिए इन स्टेट्स के बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है। जैसे बता रहे हैं कि इन स्टेट में जो राज्य बोर्ड के द्वारा चलाया जाएगा, अगर उनके सिलेबस में और एनसीईआरटी के सिलेबस में अंतर होगा तो जो अंतर है, अगर वो अतिरिक्त है, सपोज करिए एनसीईआरटी में कोई 5 लेसन दिया हुआ है और बिहार बोर्ड में कोई 7 लेसन दिया हुआ है और इसका 5 इसके 4 से ही केवल मैच करता है,
इसमें एक अतिरिक्त हो जा रहा है और इसमें 3 अतिरिक्त हो जा रहा है। तो इस 3 अतिरिक्त को भी हम लोग यहाँ कवर करने की कोशिश, ठीक है, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे, और ये सारे विद्यार्थियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। पूरे साल भर वो पढ़े या ना पढ़े, उनको लगता है कि सर आएंगे, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बनाएंगे, कुछ मॉडल पेपर दे देंगे, 20-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे, वही रटेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बच्चों यहाँ ये दिया तो जाएगा, और ये इसलिए दिया जाएगा कि आप अपने प्रदर्शन को जांच सकें और उसमें वृद्धि कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल भर चुपचाप बैठे रहेंगे और इसके माध्यम से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। आप पास हो सकते हैं, संभव है कि हो सकता है आप 70-80% ले जाएं, लेकिन आपको अपनी क्लास को बंक नहीं करना है। जो भी यहाँ पे सब लोग बताएंगे उसको छोड़ना नहीं है कि अरे अभी लास्ट में तो हमको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारी टीम के द्वारा, लाइव पाठशाला टीम के द्वारा हर चैप्टर का और हर विषय का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। इससे आपको ये लाभ होगा कि जो भी पाठ पढ़ाया गया आपको अपना मूल्यांकन करने का अवसर मिले। सपोज करिए आपने राष्ट्रवाद पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा, और 4-5 दिन इसकी क्लास चली, और फिर उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे आपने उसको हल किया, चाहे वो बहुविकल्पीय हो या फिर सब्जेक्टिव हो वाले, ठीक है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आते हैं। तो इससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। बिना टेस्ट सीरीज दिए डायरेक्ट पेपर देने जाएंगे इम्तिहान में तो वो उतना अच्छा प्रदर्शन हो नहीं पाता है, और आपकी क्षमता 90% लाने की रहती है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए आपका रिजल्ट 70 पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रत्येक टेस्ट में शामिल होने की कोशिश करिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस पे आते हैं। अभी हमने जैसे आपको बताया कि 3 पुस्तक रहेगी, प्राचीन का, मेडुअल का और मॉडर्न का, ठीक। प्राचीन में भाग 1 अर्थात प्राचीन, इसमें ये 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का वर्णन किया जाए। अगर आप लोगों ने 6, 7, 8 अपने पीछे क्लास को ध्यान दिए होंगे, जहां भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिली होगी, आपने जरूर हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा। तो इसके अंतर्गत उनके ईंटें कैसी थी, मनके कैसे थे, उनके समाधान कैसे थे, अस्थियों के बारे में, और ये 3 केवल शब्द लिखे गए हैं। के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो भरपूर व्याख्या है, नगर नियोजन कैसे था, नालियों की व्यवस्था कैसी थी, बाकी क्या तरीके, ठीक है, व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे, एक व्यापार कैसा, बाह्य व्यापार कैसा था, क्या कोई विदेशों के साथ इनका व्यापार था, की जानकारी। आते हैं लेसन सेकंड पे, राजा, किसान और नगर। ये पहली क्रांति, आ जाएगी दूसरी क्रांति, नगरीय क्रांति। यहाँ पे राजा के बारे में जानकारी होगी। इसके अंतर्गत हम लोग मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और ये है, इसमें पूरा लिखा नहीं गया है, ये है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, ठीक। ईस्वी पूर्व मतलब ईसा के पहले। आप लोग अगर यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, और जिन बच्चे भी इसको देखेंगे, यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 45-50 मिनट का है, वो इतिहास के आधारभूत तत्व के नाम पर, तो जाकर के देखें, वो काफी ज्ञानवर्धक है। और इतिहास के जो भी आधार होते हैं वहाँ पे व्याख्या किया गया है, क्योंकि पूरी तरह से बताएंगे तो आपका क्लास काफी लंबा हो जाएगा। ये केवल परिचय क्लास है, आप लोग अपने पाठ्यक्रम से परिचित हो जाएं और आप अपने टीचर से परिचित हो, इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब जाए वहां पे देखें, और यूट्यूब पे इसी चैनल पे जाकर के देखेंगे तो मिल जाएगा, और उसमें बढ़िया समझाया गया है कि ईस्वी क्या होता है, ईस्वी पूर्व क्या होता है, उसको अंग्रेजी में बीसी क्यों कहते हैं और एडी क्यों कहते हैं, या आजकल उसको बीसीई क्यों कहा जा रहा है। बहुत सारे परिवर्तन उसके हुए, वहां जाकर के देखें। हम इतिहास पढ़ते समय मानचित्रों का कैसे उपयोग करें, है ना, वहां जाके देखें, आपको मिल जाएगा। आते हैं तीसरे चैप्टर में, बंधुत्व, जाति और वर्ग। ये तीसरा चैप्टर है। फिर उसके बाद चौथा है विचारक, विश्वास और इमारतें। इनका हम लोग अध्ययन करें। यही 4 चैप्टर है पहले वाले किताब में, जो हिस्ट्री है। तो पहला वाला है इतिहास की पाठ्य पुस्तक, इसके अंतर्गत आप लोग
एंसेस्ट्री की चर्चा करेंगे, भाग 1 है, यही 4 है, तो ज्यादा कठिन नहीं है और मजा आएगा आपको पढ़ते समय। आप इंटरेस्टेड, एक बात जान लें, इतिहास को लोगों को लगता है ना कि बहुत हुआ है, रटना पड़ता है, तिथियां रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे नाम रखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बस उस कहानी के साथ जोड़ते जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने। बस आप कोई भी क्लास बंक मत करिएगा, अच्छा लगेगा। ये चलते आगे चलते, ये है भाग 2, देखिए भाग 2 यहां पर भी लिखा, भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और ये मध्यकालीन है, मिडिवल। मध्यकालीन मतलब 700 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, 1757 तक कुछ लोग जोड़ करके लेकर के जाते इसमें, लेकिन यही चर्चा है यात्रियों के नजरिए से। हमारे यहाँ जो बाहर से यात्री आए हैं, बेनसांग, बाहियान, आप जितने भी मुस्लिम यात्री आए हुए हैं मध्यकालीन इराक से, ईरान से, से, और जो भी मतलब मध्य एशिया से आए हुए हैं, उनके नजरिए से, या कुछ कुछ अफ्रीका से या मोरक्को से भी आए हुए हैं, उनके नजरिए से भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर अगर हम लोग देखें, भक्ति सूफी परंपराएं। आप लोगों ने अजमेर का अगर नाम सुना हो, वहां पे चिश्ती संप्रदाय के जो मुखिया थे उनका वहां पे दरगाह है अजमेर में, अक्सर देखते होंगे बड़े बड़े स्टार वहां जाते हैं चद्दर चढ़ाने के लिए। ये उन्हीं सूफी परंपराओं में से एक संत है जिनकी समाधि वहां पे है। दिल्ली में देखे होंगे, जो लोग बच्चे दिल्ली के हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया भी एक संत ही थे। तो इनके बारे में, सूफी परंपरा के जो संत हैं उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, एक साम्राज्य की राजधानी अर्थात विजयनगर साम्राज्य, बहुत ही मजा आएगा। विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट है। अगर जिन लोगों ने भी तेनाली नाम की कहानी पढ़ी हो, कृष्णदेव राय और तेनाली राय, एक था एक वो भी आता था टीवी पे, सीरियल भी आता था तेनाली नाम के माध्यम नाम से, तेनाली राम, तेनाली राम और कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासकों में से, ये बाबर के समकालीन थे। तो विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। ये मेडुअल का 4 इसमें भी है, इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और हो जाएगा भाग 3 के अंतर्गत आधुनिक अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और देहात। पहला चैप्टर है उपनिवेशवाद, मतलब कॉलोनियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से अंग्रेज फ्रांस यहाँ पर आए, सभी लोगों ने अपनी कॉलोनियां बनाई और अंततः अंग्रेजों ने सबको हरा करके, जितने भी यूरोपीय शक्तियां सबको हरा करके और भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। उपनिवेश क्या होता है, देहात क्या, इन सबों की चर्चा हम लोग लेसन पढ़ते समय करेंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, एक एक शब्द का अर्थ तक बताऊंगा। आपको इतिहास पढ़ते समय ऐसा नहीं लगेगा कि इसको मुझे रटना पड़ा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। लेसन की तो बात छोड़ दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, गारंटी लेता हूं। दूसरा चैप्टर है विद्रोही और राज। जितने भी विद्रोह हुए हैं, जितनी क्रांतियां हुई हैं, चाहे हो गया छोटा मोटा विद्रोह, जो भी चीजें होंगी और क्या क्या व्यवस्थाएं थी, राज व्यवस्था थी, उसको बताएंगे। तीसरे पर हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता भारत देश का कोई भी नागरिक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं जानता। तो बापू लोग बड़े प्यार से कहते, बापू क्यों कहते हैं, तो बता दें क्या, राजस्थान की जो गुजरात के लोग होते हैं, अपने से बड़े जो पिता को बापू टाइप कहते हैं, तो बापू कहा जाता है, तो प्यार से लोग। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान, और सारे जो क्रांतिकारी थे उनका क्या योगदान था, किनकी हिस्सेदारी थी, तो भी चर्चा यहाँ पे किया जाए। उसके बाद लेसन नंबर 5 संविधान का निर्माण। हमारे देश का जो वर्तमान में संविधान है, देखते होंगे अगर आप लोग, आजकल तो लोकसभा के चुनाव का टाइम चल रहा है, दूसरी पार्टियां दूसरे पर आरोप लगाती है कि वो संविधान तोड़ रहे हैं, वो संविधान तोड़ रहे हैं। ये संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा जाएगा, उसका इतिहास क्या रहा, किन किन चरणों से गुजर करके हम लोगों ने वर्तमान के संविधान को प्राप्त किया है, और संविधान के निर्माण में किसका किसका योगदान है, और
बाबा साहब के बारे में पढ़ा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिचय रहा किताबों के बारे में, पुस्तकों के बारे में। और हमारी टीम के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा क्या क्या आपको सहूलियतें दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी, उसका यहाँ बताएं, थोड़ा बहुत शुरू में ही बताए थे। और इसमें है कि प्रत्येक प्रश्नावली के पूर्ण होने के उपरांत टेस्ट का आयोजन, प्रत्येक प्रश्नावली के पूर्ण होने के उपरांत टेस्ट का आयोजन। हम लोगों ने देखा कि जो पाठ्य पुस्तक में पाठ या लेसन के बाद जो प्रश्न होता है, प्रश्नावली हमने बताया था, उसको हल करेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो या फिर विस्तृत हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, हार्ड क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, उसको पूर्ण करने के उपरांत टेस्ट का भी आयोजन किया जाए, टेस्ट का भी आयोजन किया जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर है प्रश्नावली के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास। और ये चीज यूट्यूब पर होगा, ये हम लोग चैनल पर ही करेंगे और वो एप्लीकेशन वाले चैनल, लेकिन ये यूट्यूब पर होगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विद्यार्थियों के समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक शनिवार उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। आप सोच लें कि जो भी आप लोग मंडे से फ्राइडे तक पढ़े रहेंगे, उसके बाद शनिवार का दिन केवल आपके लिए होगा। आपने इस 5 दिन के दौरान क्या पढ़ा, उसके संबंध में जो आपके मन के अंदर जिज्ञासाएं होंगी, जो प्रश्न होगा, जो भी शंका समाधान होगा, आप यहाँ पे अपने विषय विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं और उनके द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। और ये निश्चित है कि आपको संतुष्टि मिलेगी। आप जितने भी टीचर हैं वो अपने अपने विषय में महारत हासिल किए हुए, किसी न किसी बड़े संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपके सारी समस्याओं का समाधान। फिर आते हैं टेस्ट के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में उनके पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाए। आप ये जान ले, आसानी कि आपने पढ़ लिया और किसी को पता नहीं चलेगा, आपके पेरेंट्स से, आपके मम्मी पापा से, आपके फादर से भी, अपनी मदर से भी यहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा, और वो भी वीडियो के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आप खुद ही टेक्स्ट के माध्यम से भेज दिए, हाँ मैं मम्मी पापा बन करके समथिंग अच्छा लिख दिए। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपके माता पिता से फीडबैक लिया जाएगा, आपके गार्जियन से फीडबैक लिया जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, ये बाइकाट करने की कोशिश मत करिएगा कि आप कुछ भी पढ़ लेंगे और आप के निकल लेंगे। आपको हमारे साथ रहने हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान देना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इस टेस्ट में टॉप 10 आने वाले विद्यार्थियों का चैनल पर नाम बोला जाएगा और उनका नाम लिखा भी जाएगा, का नाम बोला भी जाएगा और उनका नाम लिखा भी जाएगा। आप जान लें कि जिन लोग टेस्ट में टॉप 10 में आएंगे, वास्तव में उनके लिए खुशी की बात होती है। हम नहीं होता है कि जो भी हमारे साथ, आपके साथ उनमें टॉप 10 में आना अपने आप में एक अलग अनुभूति आपको देगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि जो भी टॉप 10 में बच्चा आएगा के द्वारा, जो भी आप लोग जो भी शामिल होंगे इसमें, उसमें से जो 10 बच्चे होंगे सबसे ऊपर टॉप 10 में, उन्हें अगले सत्र के लिए कोर्स में विशेष छूट दी जाएगी। पे सुहागा हो गया, आप यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और वहां आगे चल करके आपको फीस में भी छूट मिल रही है। और आपको ये बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारी टीम के द्वारा पूरे सत्र का और सभी विषयों को मिला करके जो भी फीस निर्धारित की गई है, आप वास्तव में आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जितनी फीस आप पूरे महीने का दे करके पढ़ते हैं, एक महीने में जितनी फीस आप विद्यालयों में देते होंगे, उतनी फीस में आपको पूरे साल का कोर्स कंप्लीट करना। उनकी फीस मात्र 999 अर्थात 1000, और इंटरमीडिएट अर्थात 11th और 12th की जो फीस है वो मात्र 1200। आप सोच लें, इसी में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे आपको मिलेंगे। इसलिए आप अपने दोस्तों से, जितने भी आपके परिचित के हों, उन्हें बताएं और उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। क्या मतलब है बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जा करके और 10,000 12,000 रुपया आप खर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे रहें और आपको
इसकी तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि जो भी अध्यापक यहाँ पे पढ़ाएगा वो अपने विषय का विशेषज्ञ होगा। आप संभव होगा तो आप उसके इस इमेज को लेकर के, उसके नाम को लेकर के संस्था पे इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं कि किस संस्था से जुड़ा हुआ। ठीक है, आइए, ये हमारा छोटा सा परिचय था। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक विषय के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा किसी विषय के बारे में पढ़ ले। हम लोगों ने देखा कि 3 किताब चलेगी, एंशिएंट का रहेगा, मेडिवल का रहेगा, मॉडर्न का। तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि अभी तो 20 मिनट ही हुआ है, लोग थोड़ा सा 10-5 मिनट और साथ बिता लेते हैं। तो उसमें है क्या कि हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये आपकी किताब में मिलेगा। जो ईंट मनके और अस्थियां हैं उसी के अंतर्गत ये मोहनजोदड़ो नाम का एक टॉपिक मिलेगा। पहले ही चैप्टर में टॉपिक मिलेगा हेडिंग। और ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो सबसे बड़ा स्थल। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए याद किया जाता हो, मुख्य है नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। हमारे भारत के इतिहास में जो पहली नगरीय क्रांति थी, जो पहला नगर था, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो नगर थे उन्हीं को माना जाता है। इसलिए उसे प्रथम नगरीय क्रांति के बारे में तो जब पढ़ा जाएगा तो भरपूर व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा परिचय करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इसमें होता क्या था कि नगरी बनी रहती थी, ऐसे छोटा सा इधर और एक इधर से बड़ा सा, और इसको सिटेडल या दुर्ग बताया, दुर्ग। और ये रहता था आवासीय क्षेत्र। वैसा नहीं है कि इसमें आवासीय था तो इसमें आवासीय नहीं था। इसमें संभव है कि वो लोग रहते रहे हों जो शासन सत्ता के रहे हों, राजा रहते हों, कर्मचारी रहते हों, पुरोहित रहते हों। और ये इसकी अपेक्षा ये क्षेत्रफल में छोटा था, लेकिन ये इसकी ऊंचाई कम रहती थी और ये ऊंचाई इसकी ज्यादा रहती थी। ये थोड़ा ऊंचा रहता था, ये ऊंचा रहता था, और ये थोड़ा सा नीचा रहता। ठीक है। अब इसी मोहनजोदड़ो में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है महास्नानागार। महास्नानागार आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये लोग इतने विकसित थे कि जो बड़ी बड़ी सड़कें, नालियां जो हम लोग आज अपने यहाँ देखते, कुछ कुछ गांव के अगर बच्चे आप देखेंगे तो गांव में अभी भी कुछ ऐसे गांव है जहाँ पे नालियों की व्यवस्था ही नहीं है, सही सड़कों पे नालियां बहती, पानी बहता रहता है। और वो लोग उस समय इतने विकसित थे कि सड़कें भी थी, बड़े बड़े घर थे, 2 मंजिला घर थे, ईंटों का प्रयोग करते थे अपने घर के बनाने में। इनकी जो नालियां रहती पत्थरों से ढकी रहती थी। ईंटों का अनुपात इन लोगों का 4:2:1 का रहता था। मतलब अगर इनकी लंबाई 4 मीटर है, 4 मान लीजिए कि 4 इंच है, तो उसकी जो ऊंचाई रहती थी वो रहती थी 2 इंच, और जो उसकी चौड़ाई और जो ऊंचाई रहती थी वो 1। अगर ये लंबाई है और ये हो जाती है चौड़ाई और ये हो जाती है, ये रहा। तो जब हम लोग महास्नानागार के बारे में देखेंगे, महास्नानागार मोहनजोदड़ो का एक बढ़िया जगह था। माना जाता है कि महास्नानागार में ये जल पूजा के लिए था, जल पूजा। और ये एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान था। बीच में एक ऐसी जलाशय बना हुआ था, जलाशय। और ये जान ले कि कहा जाता है कि जब जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके जब इसकी खुदाई करवा रहे थे, पुरातत्वविद है, इतिहासकार है, तो ये मोहनजोदड़ो में महास्नानागार मिला हुआ था। जॉन मार्शल इसको देखे तो इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहे। उस समय लोग इतने उन्नत थे कि इस तरह की चीजें बनाए। ऐसे अगर मान लेते हैं जलाशय है, ये उत्तर दक्षिण से हुआ है, इसमें उत्तर दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनी, इसके चारों ओर ऐसे कमरे बने हुए थे, और ऐसे यहाँ पे एक कुआं रहता था, इसी कुएं में से इसके जल डाला जाता, जगह पे पानी निकलने की व्यवस्था थी, ऐसे कॉर्नर पे पानी निकल जाया करता था, लोग इसी में नहाते धोते थे। कुछ लोगों को लगता है कि ये जल पूजा था, या फिर लगता कुछ ऐसा विशेष कार्य रहा होगा, यहाँ पे स्नान करते रहे होंगे,
तो अपने आप को स्वच्छ करते रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जहाँ पे जा करके ये अपने कपड़े बदलते रहे होंगे। ठीक। और अगर देखें तो इनकी इतना बड़ा विशाल था, ये पूरा 11.88 मीटर ये लंबा था, 11.88 मीटर, पूरा एक तालाब की तरह। 7.01 मीटर ये चौड़ा था, चौड़ाई इसकी इतनी थी, ये वाला ये। और जो इसकी गहराई थी वो 2.43 मीटर था, पर्याप्त गहरा था, डूब जाने का खतरा है, इतना गहरा था। ठीक है। इसके उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी उतरने के लिए, इसमें जाने के लिए। जो लोग तालाब देखे होंगे, बना हुआ तालाब, नहीं कहाँ से, जो लोग ऐसा बना व्यवस्थित देखे होंगे जिसमें सीढ़ियां उड़ियां बनी हो, तो सीढ़ियों के माध्यम से लोग नीचे उतरते हैं, तालाब में जाते, ये चीजें रही। अब सोचे कि उस समय लोग कितने विकसित थे, कितना तकनीकी रूप से विकसित। आज भी कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं दिखती नहीं है, बहुत कमी जगह पक्का पोखरा मिलता है जहाँ पे पक्का तालाब बनाए, तो गांव से भी तालाब वगैरह खत्म, आबादी इतनी बढ़ गई है, लोग धीरे धीरे हर जगह से। ये सारी चीजें नहीं महास्नानागार के बारे में, और लोग जब क्लास लेंगे तो पूरी जानकारी लेंगे, मोहनजोदड़ो क्या है, हड़प्पा कहाँ था और कब कब की चीजें हैं। बस ये मोटी मोटा मान लें कि आज से लगभग 5000 साल पहले की बात, लगभग 5, जो हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था मानी जाती है, वो मानी जाती है 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, अर्थात BC, बिफोर क्राइस्ट, ये माना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा परिचय लिया सिलेबस के बारे में, आप लोगों ने मेरे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। आप उसी आधार पे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना लाभ मिल सकता है इस चैनल से जुड़ने के बाद। आप इस चैनल से जुड़े और अपने मित्रों को भी बताएं। और आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जब कोर्स शुरू होगा चैनल पर। तब तक के लिए खुश।